नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां यूपी मदरसा बोर्ड ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र और चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने पत्र लिखा है। और जावेद ने यूपी मदरसा परिषद के वो चेयरमैन हैं और मदरसे के बच्चों को पासपोर्ट में आने वाली परेशानियों को लेकर यह पत्र लिखा है। और पासपोर्ट के लिए मदरसे के बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, चेयरमैन ने यह भी कहा। तो मार्कशीट के वेरिफिकेशन के नाम पे दौड़ाया जाता है, यह भी कहा गया। और सारी मार्कशीट ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज हैं, वहीं से वेरिफिकेशन हो तो बच्चों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो पासपोर्ट की प्रक्रिया को मदरसे के बच्चों के लिए आसान किया जाए, इस पत्र में इस बात की भी मांग की गई है। बोर्ड से जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद दुनिया के तमाम देशों में नौकरी या रोजगार के लिए जाते हैं, उसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता बनती है। पासपोर्ट बनवाने के जब जाते हैं विभागों में तमाम दुश्वारी झेलनी पड़ती हैं। उन्हें मार्कशीटों के वेरिफिकेशन के नाम पे दौड़ाया जाता है, जबकि जो मार्कशीटें हैं 2018 की, 19 की, 2020 की, 21 की, 2022 की, ये सारे मार्कशीट ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज हैं और वहीं से वेरिफिकेशन कर ले बच्चों को इतनी रुसवाई न झेलनी पड़े। लगातार वेरिफिकेशन के नाम पे उनको परेशान किया जाता है, ये उचित नहीं है। इस संबंध में हमने विदेश मंत्री को भी पत्र लिखा है और आपके जरिए से ये अनुरोध करता हूँ कि पासपोर्ट के जो बनने की प्रक्रिया है उसको मदरसा बोर्ड के बच्चों के लिए भी आसान किया जाए, अन्य बोर्ड के बच्चों की तरह, ताकि उन्हें दिक्कतें और रुसवाई न हो सके और अपने हाल रोजगार पर ठीक ढंग से जा सके। मदरसा बोर्ड अश्विनी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, इख्तियार अहमद जावेद ने पत्र लिखा है, जो यूपी मदरसा परिषद के चेयरमैन हैं। उन्होंने इस बात की मांग की है कि जो मदरसे के बच्चे हैं उनको कई तरह की दिक्कतें पासपोर्ट में आती हैं, और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? बिल्कुल, अगर बात करें तो जो मदरसा जो परिषद के चेयरमैन हैं इफ्तिखार अहमद जावेद, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है पासपोर्ट ऑफिस अधिकारियों को देती है। इसमें कहा गया है कि जो तमाम बच्चे हैं मदरसे में पढ़ने वाले, जिनको विदेशों में जाना पड़ता है या फिर तालीम से आगे बढ़ना पड़ता है, तो दौरान को पासपोर्ट देती है। और पासपोर्ट के जब वो पासपोर्ट हासिल करती है तो उसको बार दौड़ाया जाता है, बार बार वेरिफिकेशन के नाम पर परेशान किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं जो पासपोर्ट अधिकारी है कार्यालय, उसकी सहयोग करने का आग्रह किया गया है जो है उनके द्वारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि समस्याएं होती हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि इनका कहना है कि जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट के नाम पर, उसके वेरिफिकेशन के नाम पर जो है दौड़ भाग कराई जाती है, तो उसको न करा करके आसान जो रास्ता है वो निकाला जाए, जिससे बच्चों का भविष्य है उज्जवल हो पाए। बहुत शुक्रिया अश्विनी जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पे पासपोर्ट के लिए मदरसे के बच्चों को कई तरह की परेशानियां होती हैं। चेयरमैन ने इस बात का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इसे सुगम बनाया जाए। और अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां आजम खान मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट इस पर फैसला देगी। 2008 में आजम समेत 8 नेताओं पर मामला दर्ज हुआ था और सड़क जाम बलवा करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी इसमें आरोपी हैं। तो आज इस पर सुनवाई होगी, फैसला आने की संभावना है। 2008 में आजम समेत 8 नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था। रोड जाम बलवा करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। आजम खान मामले में आज फैसला आ सकता है। मुरादाबाद से खबर, जहां पे मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट इस पर अपना फैसला देगी। और 2008 में आजम समेत 8 नेताओं पर सड़क जाम करने, बलवा समेत मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी में आज फैसला आने की संभावना। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम भी इसमें शामिल है, यानी उनको भी आरोपी बनाया गया है। तो आजम खान इससे पहले भी कई मामलों का सामना कर रहे हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हुए और अब ये 2008 का मामला, जिसमें अभी आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो 2008 में आजम खान समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और इसमें इन पे आरोप था कि इन्होंने सड़क जाम की, बलवा किया और इसी आरोप में केस दर्ज हुआ था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का भी
इसमें नाम यानी उन्हें भी आरोपी बनाया गया है और आज इस पर फैसला आने की संभावना है। तो कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी कि इस पर कोर्ट का क्या रुख रहा। तो सड़क जाम करने बलवा के आरोप में केस दर्ज हुआ था और अब्दुल्ला आजम का नाम भी उसमें शामिल। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, आज आजम खान मामले में सुनवाई होगी, क्या कुछ संभावनाएं, कब तक फैसला आ सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आजम खान और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से 2008 में आजम खान और 8 नेताओं के ऊपर ये मुकदमा मुरादाबाद में दर्ज किया गया था, जिसमें रोड जाम करने का इनके ऊपर आरोप था, बलवा करने का आरोप था और तमाम अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा इनके ऊपर दर्ज किया गया था। जिसके बाद आज MP MLA कोर्ट जो है मुरादाबाद का, वहां पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 2008 में इन्होंने सड़क जाम करके बवाल किया था और मारपीट के भी आरोप इनके ऊपर लगे थे, उसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही थी 2008 से और अभी तक के अगर हम समय काल को देखें करीब 15 साल का समय गुजर गया है और लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही थी। लेकिन आज पर फैसला MP MLA कोर्ट सुना सकता है। कहीं ना कहीं आजम खान के ऊपर अगर आज आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आजम खान को एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा और जिस तरीके से लगातार इनके ऊपर तमाम जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभावी पैरवी है, जिसमें लगातार जो है फैसले सुनाए जा रहे हैं, तमाम आदेश आ चुके हैं और आज इस पूरे प्रकरण पर भी अगर आदेश आएगा तो अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए, आप इस पे नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां गैंगस्टर के आरोपी की संपत्ति कुर्क हुई है। 94 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है और पुलिस ने मुनादी करने के बाद संपत्ति को कुर्क किया है। जाली नोट और फर्जी चेक बना के संपत्ति अर्जित की गई थी। आरोपी साजिया और संजू की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है और अमरोहा नगर के मोहल्ला अहमदनगर का मामला है। पिछले कई दिनों में कई बदमाशों की, कई अपराधियों की, कई हिस्ट्री हीटर की जो संपत्ति है, अवैध संपत्ति, उसे कुर्क किया गया। और मोहम्मद माजिद हमारे संवाददाता अमरोहा से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। माजिद, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 94 लाख की संपत्ति एक शख्स की जिसे जब्त किया गया है, क्या कुछ इस पे आरोप थे? देखिए, मैं बता दूं राजेश, ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला अहमदनगर का है। इस पर आरोप थे कि जाली नोट और फर्जी चेक बनाकर ये संपत्ति अर्जित की गई थी और इस पूरे मामले में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज था और DM के आदेश के बाद गैंगस्टर के आरोपी की 94 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है और मुनादी की गई है। इसके बाद पूरी संपत्ति पर भारी पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारियों ने सील कर दिया है और 2 लंगाड़ों के साथ इस संपत्ति को कुर्क किया गया। लगातार अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस लगातार माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने में लगी हुई है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बड़े माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद माजिद इस तमाम जानकारी के लिए। तो इससे पहले भी कई गैंगस्टर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है और आज एक गैंगस्टर के खिलाफ यहां पे कार्रवाई की गई। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां खनन अधिकारी सुभाष सिंह पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई और मोरंग लदे ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जान से मारने की कोशिश की गई और बाल बाल बचे खनन अधिकारी सुभाष सिंह। ओवरलोड ट्रक को बैरियर लगा के पुलिस ने रोका और आरोपी ट्रक चालक पर थाना चिकासी में FIR दर्ज हुई है। ट्रक चालक पर FIR दर्ज हुई है और अभियान में टोला खरगान 4 नंबर के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है। तो इससे पहले भी कई बार इस तरह के अभियान चलाए गए, लेकिन यहां पे जो माफिया हैं वो बेखौफ है, इन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का। ओवरलोड ट्रक को बैरियर लगा के पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इसने वहां जो मौजूद अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उन पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। तो खनन अधिकारी सुभाष सिंह पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश यहां की गई, मोरंग लदे ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। और खबर अंबेडकर नगर से है, जहां 20 फरवरी को होगी बक्सराय पंचायत चुनाव की रिकाउंटिंग और रिकाउंटिंग को लेकर
यहां पे उपजिलाधिकारी टांडा ने आदेश जारी किया है और भारी पुलिस बल समेत सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रिकाउंटिंग होगी। तो एक वोट से हारे प्रधान प्रत्याशी ने सरकारी तंत्र पर लगाया था आरोप, दाखिल की थी याचिका। और अंबेडकर नगर से खबर, जहां 20 फरवरी को बक्सराय पंचायत चुनाव की रिकाउंटिंग होगी, यानी दोबारा मतगणना होगी और इसको लेकर उपजिलाधिकारी ने आदेश भी जारी किया है। और आसाराम वर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। आसाराम, यहां प्रधान प्रत्याशी ने आरोप लगाया था गड़बड़ी का, अब फिर से यहां पे मतगणना होगी, किस तरह की तैयारियां? ये आपको बता दिए, टांडा तहसील क्षेत्र का पूरा बक्सा राय पंचायत गांव का मामला है, जहां पर वहां पर एक मत से प्रत्याशी के जीतने के बाद से जो है हारे हुए प्रत्याशी ने इसको चुनौती दिया था और चुनौती के तहत इसमें जो है जिलाधिकारी द्वारा एक टीम गठित की गई। टीम में ये चीजें जो है साबित हो गई कि जो है मत पत्र में जो लिखा पढ़ी जो किया गया था, जो आरोप ने दर्ज कराया था, तो उसमें एक मत को उसमें छानबे था, लेकिन है जो लिखा पढ़ी में निकल के आया उसे 295 मत का था। उसी मामले को देखते हुए फिर जो है टांडा जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है और इसकी एक रिकाउंटिंग 20 फरवरी को होनी है। अब ये देखना यह है कि रिकाउंटिंग में जो चीजें आएंगी उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है। ऐसे में आशाराम, किस तरह की तैयारियां रिकाउंटिंग को लेकर की गई हैं, क्योंकि पहले भी गड़बड़ी हो चुकी है, अब किसी तरह की, क्या ऐसा ही आरोप था, अब किसी तरह की गड़बड़ ना हो, उसको लेके कितनी सख्ती बरती जा रही है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? इन सब जो गलतियां हुई है पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रिकाउंटिंग किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशाराम इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे रिकाउंटिंग को लेकर उपजिलाधिकारी टांडा ने आदेश जारी किया है और भारी पुलिस बल समेत सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में दोबारा मतगणना होगी। और एक वोट से हारे प्रधान प्रत्याशी ने सरकारी तंत्र पे आरोप लगाया था और इसको लेकर एक याचिका भी दायर की। तो अब 20 फरवरी को एक बार फिर से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतगणना होगी और तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन हारा कौन जीता। एक मत से हारे प्रधान प्रत्याशी ने यहां पे गड़बड़ी का आरोप लगाया। और खबर बिजनौर से है, जहां 10 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया और बच्चे को खेत में खींचकर यह गुलदार ले गया। बच्चे के लिए गुलदार से उसकी मां भिड़ गई और मां ने बामुश्किल गुलदार से बच्चे को बचाया। तो गंभीर हालत में बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीतपुर पंडली की घटना, जहां गुलदार का आतंक देखा गया और अपने बच्चे को बचाने के लिए एक मां उस गुलदार से भिड़ गई और बामुश्किल उस बच्चे की जान को बचाया। बच्चा घायल है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फैजल हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। फैजल, यहाँ पे गुलदार ने एक बच्चे पे हमला किया, बताया जा रहा है कि बच्चे को बचाने के लिए बच्चे की मां उस गुलदार से भिड़ गई। जिले में 3 ऐसे शहर हैं, अफजलगढ़, बड़ापुर, नगीना, जहां लगातार गुलदार बच्चों पर हमला करता नजर आ रहा है। अब ये तीसरी घटना ऐसी है जिसमें फिर 10 बच्चे हुए गुलदार ने हमला करा। लेकिन अगर बात की जाए बच्चे की मां की, तो उसकी तहरीली देखिए कि उसने अपने बच्चे को बचा लिया गुलदार से। अगर बात की जाए उसकी हालत की, तो अभी फिलहाल बच्चा गंभीर रूप से घायल है। और क्या वन विभाग यहाँ पे सजग नहीं है इस तरह से, जो गुलदार हैं, आए दिन गुलदार जो हैं हमला कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए, ताकि इस तरह से दोबारा किसी बच्चे को कोई गुलदार निवाला ना बनाए? देखिए, अगर बात करें वन विभाग की, तो वन विभाग की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, लगातार ये तीसरी घटना है और वही भी बच्चे के साथ है। बच्चे को ही गुलदार उठा कर ले आया था, तो कहीं ना कहीं नाकामी वन विभाग की दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो अभी पिछले हफ्ते किसानों ने खुद गुलदार को पकड़ा था, ना कि वन विभाग ने पकड़ा था, तो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है लापरवाही। बहुत शुक्रिया फैजल जानकारी के लिए। तो यहाँ पे एक गुलदार ने एक बच्चे पे हमला कर दिया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और एक दिवसीय काशी दौरे पे पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। बाबा विश्वनाथ का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दर्शन पूजन भी करेंगी और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती भी देखेंगी। और राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा ताकि कहीं पर किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। तो बाबा विश्वनाथ का राष्ट्रपति मुर्मू दर्शन पूजन भी करेंगी और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती भी देखेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक दिवसीय काशी दौरे पे पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संतोष ओझा हमारे संवाददाता वाराणसी से ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, एक दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति का, क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है? देखिए, अपनी नियत समय से राष्ट्रपति बनारस पहुंचे, वहां से बाबतपुर से काल भैरव दरबार में पहुंची, पूजा अर्चन की और पूजन अर्चन के बाद अभी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक में शामिल है और पूजा चल रहा है। खास यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि धर्म की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, इसे धर्म की राजधानी भी कही जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज की जो लगभग 4 घंटे की यात्रा है, इस 4 घंटे की यात्रा पूरी तरीके से धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा है। चाहे वो काल भैरव भगवान का दर्शन हो, बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो, या फिर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के दीदार की बात हो, माँ गंगा का सुमिरन करने का वक्त हो, सब में धर्म की पुट देखी जाएगी और धर्म से ओतप्रोत जुड़ी हुई ये कार्यक्रम है। समझा जा सकता है कि आरती के विश्वनाथ मंदिर दर्शन के बाद ये आरती में जाएंगी, जहाँ पे लगभग 6-6:15 बजे तक आरती की शुरुआत की जाएगी और आरती के दीदार के बाद ये वापस फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर? देखिए, यदि बाबतपुर से लेकर यहाँ तक की बातें कर लें तो बाबतपुर पे आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। उसके साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री के लोगों ने इनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद ये यहाँ पे पहुंची। सुरक्षा के तहत तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है, सड़कों को ब्रैकेटिंग की गई है, आवाजाही को रोक दिया गया है। और यही नहीं, यदि देखा जाए तो जल पुलिस द्वारा और जल पुलिस के इर्द गिर्द जो कार्यक्रम स्थल है उस पूरे गंगा के क्षेत्र में नाव चलाने पे प्रतिबंधित है। एक जो खास बात यह है कि राष्ट्रपति महोदया अपने बेटी के साथ पहुंची हुई हैं, इनके साथ इनकी बेटी है। तो समझा जा सकता है कि धार्मिक इस गतिविधि में चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो जल का हो, नभ का हो या फिर सड़कों से हो, वो तीनों को न केवल सुरक्षित किया गया बल्कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ इनकी अगवानी की जा रही है। बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक दिवसीय वाराणसी दौरा है और उनके दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और अगली खबर बागपत से है, जहां मुस्लिम धोबी समाज ने बड़ा ऐलान किया है और डीजे बजाने को लेकर यहां पे बड़ा ऐलान किया गया है। बागपत से खबर, जहां पे मुस्लिम धोबी समाज ने बड़ा ऐलान किया और डीजे बजाने को लेकर यहां पे विवाद जो है वो बढ़ रहा है और घुड़चढ़ी वाली शादी का भी बहिष्कार होगा। तो डीजे बजा तो नहीं पढ़ाएंगे निकाह, यानी डीजे का विरोध यहां पे किया जा रहा है। और शादी में दहेज फिजूल खर्ची रोकने की अपील भी की गई। शादी में दहेज फिजूल खर्ची रोकने की भी अपील की गई और डीजे का भी विरोध यहां पे किया गया। विकास हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, यहां पे मुस्लिम धोबी समाज जो है उसने बड़ा यहां पे ऐलान किया है कि अगर शादी में डीजे हुआ तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, दहेज का विरोध किया जा रहा है और क्या कुछ कहा गया इनकी तरफ से? तो आपको बता दूं, आज बागपत के अंदर मुस्लिम समाज की जो धोबी समाज है उनकी पंचायत थी, वहां पर एक बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर शादी में डीजे बजेगा या फजूल खर्ची होगी, दहेज दिया जाएगा, वहां पर उसका बहिष्कार किया जाएगा। जो समाज है वहां पर खाना तक खाने के लिए मना कर दिया गया है। जी राजेश, ये बहुत बड़ी पंचायत थी और यहाँ पर बड़े बड़े मुफ्ती और बड़े बड़े मौलाना इस पंचायत में पहुंचे थे और ये बड़ा ऐलान किया गया है। जी राजेश, ऐसे में चूंकि कहा यह जा रहा है कि दहेज भी नहीं, दहेज का भी विरोध कर रहे हैं, डीजे बजाने वाली शादी का भी बहिष्कार होगा, इसके अलावा यह भी कहा गया कि फिजूल खर्ची नहीं होगी। इस सब के जरिए क्या संदेश उनकी तरफ से देने की कोशिश की गई?
इसमें आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज ये समाज की पंचायत थी और पंचायत में हर यहाँ पर मुफ्ती और मौलाना यहाँ पर पहुंचे थे। ये इन्होंने यहाँ पे एक बड़ी पंचायत होने के कारण यहाँ पर ऐलान किया गया है कि ये जो मुस्लिम समाज में जो धोबी समाज है, इसमें कोई भी शादी होगी या किसी तरह से भी कोई फजूल खर्ची होगी या दहेज दिया जाएगा या डीजे बजाएगा, उसका बहिष्कार किया जाएगा और समाज है उसके घर पर खाना तक भी नहीं खाएगा। ये एक सबसे बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया था। इसके लिए राजेश की सबसे बड़ी पंचायत यहाँ पर की गई थी। जी राजेश, बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीजे और दहेज का यहां पे विरोध किया गया, फिजूल खर्ची रोकने की भी अपील की गई। और महोबा में शादी समारोह में कुछ युवकों ने बवाल किया, जहां घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की गई है। अवैध असला और तलवारों से लैस थे ये हमलावर। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। घर में घुसकर महिलाओं के साथ बच्चों के साथ मारपीट की गई और असलह और तलवारों से लैस थे ये हमलावर जो घर में घुसे और वहां पे मारपीट की। अब मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। घर में लड़की की शादी थी, ठीक है, कोई रिश्तेदार था या कोई भी था, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है किसके बीच में क्या मैटर होगा, ठीक है। जैसे लड़की आई हमारी, उसने वो गाड़ी लेके आया, लड़की हमारी जैसी उतरी, उसने है ना तुरंत गाड़ी यहाँ ऐसी अड़ा दी, धक्का लग गया लड़की को। तो हमने कहा कि तमीज नहीं है क्या, लड़की उतर रही है तो थोड़ा आप रोक भी तो सकते हो। तो उसने है ना तुरंत बहस की और बहस करने के बाद वो तुरंत नहीं है ना गाली गलौज करने लगा। तुरंत कहा कि आदमियों को बुलाओ, आदमियों को इकट्ठा किया, जबकि लड़की को पिता को ये पता नहीं था कि यहाँ क्या घटना हुआ है। क्या वो गेस्ट हाउस से सामान लेके आया और इतने आदमी यहाँ से वहाँ तक पूरी भीड़ थी, घसीट के मारा, उस बाप को मारा, उसको मारा। हम लोग उनके पैरों के नीचे पड़े थे कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो बाप है, उसको कुछ पता नहीं है। घर में लड़की की शादी थी। संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, यहाँ गुंडे इतने बेखौफ कि उन्हें पुलिस तक का डर नहीं, घर में घुस के मारपीट की गई। कितने अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? देखिए, मामला कल का है, जहाँ पे कल एक लड़की की शादी थी, क्योंकि दलित समाज के ये लोग थे, तो गेस्ट हाउस से शादी करने के बाद वो चाहते थे कि उनकी बेटी है वो घर से विदा हो। तो वहीं वो जब घर से विदाई समारोह चल रहा था तो जो मोहल्ले के लोग थे इस बात का विरोध कर रहे थे। उसी क्रम में जब मना किया गया कि जो है हम लोग घर से विदाई कर रहे हैं, तो वो इतने उग्र हो गए कि असलाहे और तलवारों के दम पे घर में घुसकर बेरहमी बर्बरता से इतनी बेरहमी से मारपीट करी। उसके बाद जो है घर वालों ने कैसे भी करके 112 नंबर डायल किया और 112 पहुंची। उसके बाद जो पूरी स्थिति है बहुत बेहद तनावपूर्ण है। पीएच तैनात कर दी गई है, वहाँ अन्य थानों की फोर्स भी है वो तैनात कर दी। हालांकि इस पूरे मामले पूरे जो है मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए, दोनों पक्षों को बैठाकर कॉम्प्रोमाइज कराने की स्थिति में थी। तो ऐसे में जो हिंदू संगठन है वो जो है पूरे मौके पर पहुंच गए हैं, कोतवाली का घेराव कर लिया। जी बहुत शुक्रिया अनुज जानकारी के लिए। तो यहाँ पे अवैध असला और तलवारों से लैस बताए जा रहे थे हमलावर जिन्होंने मारपीट की। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां साधु के वेश में ठगी करने वाले 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ठगों को पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवकों को ये दोनों युवक लोगों को चूना लगा रहे थे, साधु के वेश में आस्था के नाम पे खिलवाड़ कर रहे थे, ठगी कर रहे थे। आरोपियों से जुड़ी आरोपियों से इन युवकों से जड़ी बूटी, तमंचा और काफी सामान बरामद हुआ है। सोनवा थाना इलाके से दोनों ठगों की गिरफ्तारी हुई है। दुर्गेश हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। दुर्गेश, साधु के वेश में कैसे लोगों को ठगने का काम कर रहे थे 2 युवक? आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद में साधु का वेशभूषा धर कर ये 2 युवक मुस्लिम युवक हैं जो लोगों को ठगी का शिकार करते थे और लोगों के यहाँ पूजा पाठ करते थे। इसकी सूचना जब लोगों ने थाने पर दी, इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवकों के पास नकदी समेत एक तमंचा भी बरामद किया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। पुलिस अधीक्षक का साफ तौर से कहना था कि ये अलग जिलों में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है और वहीं इनको श्रावस्ती से गिरफ्तार किया गया है। लगातार ये लोगों को साधु के भेष में लोगों से ठगी करते थे, लगभग लाखों रुपए से अधिक ये ठगी करते थे और लोगों को जड़ी बूटियां भी देते रहते थे, जिसको लेकर ये इनकी गिरफ्तारी। ठीक है दुर्गेश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बिल्कुल, यानी अब इन दोनों ठगों को पुलिस ने शिकंजे में लिया है और अब इनके किए की सजा जो है इन्हें सलाखों के पीछे मिलेगी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।